नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन गाइड चैनल में आपका स्वागत है। कुछ कारणवश थोड़ा सा वीडियो बनाने में गैप हो गया थोड़ा। अभी हम लोग ये कक्षा 10वीं का गणित धातु का प्रकृति प्रसंग्रह एक पढ़ेंगे, ज्योमेट्री का। अभी इसमें देखो प्रकृति प्रसंग्रह में जो पहला क्वेश्चन है वो ऑप्शनल है, इसलिए उसको नहीं सॉल्व कर रहे हम लोग, डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है, ट्राइंगल एबीसी में बीडीसी एक लाइनियर है, मतलब एक रेखी है। अभी BD इक्वल टू कितना है 7 और BC कितना है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 20 दिया हुआ है। और अपने सामने 3 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा। अभी अपने से पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का रेशियो किसके साथ पूछा है, ABC के साथ पूछा है। तो अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर तो पहले हम एक एक करके एक सीरीज वाइज शुरू करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने से पहले हमको देखो BD का लेंथ मालूम है और टोटल BC का लेंथ मालूम है, बट अपने को CD का लेंथ मालूम नहीं है, तो पहले हम CD का लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो BD, तो BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। अभी देखो ये BD प्लस CD करेंगे तो क्या आएगा, BC आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक रेखी है। तो हमको फाइंड आउट, अभी BC का वैल्यू मालूम है 20 है और इसका मालूम कितना है, BD का कितना है 7 है प्लस CD। तो CD इधर ही रह जाएगा और इसे उधर जा क्या करेगा, माइनस करेगा। तो CD इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। कितना आ गया 30। तो ये हमको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने से, क्योंकि तीनों में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो CD का वैल्यू कितना आ गया 30। इसको हम यहीं पे साइड पे राइट कर लेते हैं। CD का वैल्यू कितना आ गया, कैसे फाइंड आउट किया आपने देखा, तो यहाँ पे लिखो CD या DC इक्वल टू कितना आ गया 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला से सॉल्व करने लगेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अभी देखो ABD और ABC में आधार तो इसका BD है और इसका कितना है CD है, और ऊंचाई देखने लगोगे, अगर इसके लिए ऊंचाई अगर बनाओगे आप, सपोज ये AE, तो ABD के लिए भी AE ऊंचाई होगा और ABC के लिए भी AE ऊंचाई होगा। इसका मतलब क्या है, ऊंचाई समान होने पर। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन ADC इक्वल टू ABD में क्या आ जाएगा BD। देखो इसको हमने इसलिए रचना किया ताकि आपको समझ में आए कि इसकी ऊंचाई क्या है, समान है। तो ऊंचाई समान है तो आधार इसका अनुपात बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा ABD में क्या हो जाएगा BD और ADC में क्या हो जाएगा DC। यहाँ पे लिखोगे ऊंचाई समान होने पर। तो ऊंचाई समान होने पर अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, BD का वैल्यू कितना है, BD का वैल्यू 7 दिया हुआ है और अभी हम लोग CD या DC का फाइंड आउट किए, कितना आ गया 30। तो इस तरह से ये पहला सॉल्व हो गया आपका, इसका अनुपात आपका सॉल्व हो गया। अभी हम लोग कंटिन्यू इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड वाले में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अभी देखो इसको सॉल्व करें हम लोग, सेकंड वाला ABC इज इक्वल टू, अभी देखो ABD का अनुपात किसके साथ बनाया है, ABC मतलब टोटल के साथ बनाया है, तो इसका आधार तो वही होगा BD और इसका आधार कितना हो जाएगा BC। अभी देखो ABD के लिए भी ऊंचाई AE है और ABC के लिए भी ऊंचाई AE ही बनेगा, इसलिए ऊंचाई क्या है इसकी समान। तो इसका भी रीजन आएगा ऊंचाई समान होने पर। ऊंचाई समान हो गई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी बी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अभी देखो बी डी का वैल्यू कितना है 7 और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है 20। तो इस तरह से आपका सेकंड भी सॉल्व हो गया, सेकंड का आंसर हो गया ये। और इसे थर्ड भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। अभी देखो यहाँ पे किसके साथ बनाया है, ए बी सी का बनाया है, ए बी सी के साथ। तो ए बी सी में इसका ऊंचाई तो वही होगा, ऊंचाई समान होगा, तो डी सी आ जाएगा इसका, डी सी अपॉन, और बी सी डी में क्या आ जाएगा आपका बी सी। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू डी सी का वैल्यू कितना है 30 और बी सी का वैल्यू कितना है 20। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा सॉल्व हो गया, तीनों पार्ट सॉल्व हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सॉल्व हो गए। अब हम नंबर थर्ड अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि दो त्रिभुज हैं समान ऊंचाई वाले, मतलब दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई क्या है, समान है, और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है, और छोटे त्रिभुज का आधार 6 दिया है, बड़े त्रिभुज का आधार हमको ज्ञात करना है। तो अनुपात में भी देखोगे छोटा त्रिभुज पहले है 2 और बड़ा त्रिभुज का रेशियो बड़ा है 3 है। तो हम क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज को त्रिभुज 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, मतलब छोटे वाले को त्रिभुज 1 ले लेंगे और बड़े वाले को त्रिभुज 2 ले लेंगे। तो अभी देखो, अभी यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपन एरिया ऑफ, तो इसकी ऊंचाई दोनों की समान है, तो ऊंचाई समान है तो क्या आएगा, पहले का आधार आएगा और फिर दूसरे का आधार आएगा। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो b1 अपॉन b2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का कितना है रेशियो 2 और बड़े का कितना है 3 इज इक्वल टू, छोटे का आधार दिया है 6 और बड़े का आधार अपने को मालूम नहीं, तो b2। इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, या तो x लेना चाहते हो तो x भी ले सकते हो। तो 2b2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6, b2 इज इक्वल टू 3 इंटू 6। अब ये 2 इधर जा क्या करेगा, भाग देगा, 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9। तो b2 इज इक्वल टू कितना आ गया 9। ये आपका आंसर हो गया, b2 इज इक्वल टू 9, मतलब बड़े वाले त्रिभुज का आधार कितना आ गया 9। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सॉल्व हो गया। अभी लोग क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एंगल ABC इज इक्वल टू BCD, मतलब ABC मतलब एंगल B और एंगल C दोनों को इक्वल दिखाया है, मतलब 90 डिग्री दिखाया हुआ है। और AB का वैल्यू 6 है और DC का वैल्यू 8 है। और अपने को क्या पूछा है, एरिया ट्रायंगल ABC मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है अपने से। तो क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करने के लिए अभी देखो, अब इसमें देखो हाइट और बेस देखेंगे। तो ABC में हाइट क्या है, AB है, और बेस क्या है BC है, मतलब ऊंचाई इसकी AB है और आधार BC है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB में क्या है, इसका आधार BC है और हाइट इसका DC, दोनों का आधार बराबर है, मतलब आधार समान है, आधार BC समान है, समान या कॉमन है, समान नहीं कर सकते। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू, आधार दोनों का समान हो गया, BC समान हो गया, तो क्या आ जाएगा, AB है तो इसका पहले AB का आ जाएगा, AB अपॉन क्या आ जाएगा BC। यहाँ पे लिखोगे आधार समान है,
आधार समान एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है 6 और डी सी का वैल्यू कितना है 8। 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3/4 एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल डी सी बी इज इक्वल टू 3/4। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस एक त्रिभुज है, दूसरा है क्यू आर एस, क्यू आर एस दूसरा त्रिभुज है। तो पी क्यू एस तथा क्यू आर एस में अभी इन दोनों का आधार क्या है क्यू एस है। पी क्यू एस में आधार क्यू एस हो गया, ऊंचाई क्या हो गई पी एम, और पी एम का वैल्यू दिया है ऊंचाई, पी एम का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है। अपने को क्यू आर एस में ऊंचाई एन आर है, तो इसका ऊंचाई अपने से पूछा है, एन आर का पूछा है। आधार दोनों का समान है, उसी फार्मूले पे सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। एरिया ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पी क्यू एस में ऊंचाई पी एम है, पी एम अपॉन एन आर लिखोगे। आधार दोनों क्या हो रहा है क्यू एस हो रहा है, सामान्य लिख लिया, समान लिखो, दोनों क्या है समान है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कितना दिया है ट्रायंगल का 100 दिया है अपॉन क्यू आर एस का कितना दिया है 110 इज इक्वल टू पी एम का वैल्यू कितना दिया है 10, एन आर का वैल्यू पूछा है। तो एन आर 100 एन आर हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 110 गुणे 10। तो एन आर इज इक्वल टू 110 इंटू 10 अपॉन 100। अभी क्या हो जाएगा इसका 0 इससे कट जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, नीचे कुछ भी नहीं, 11 बन जाए 11 11 एकदम 11। तो एन आर का वैल्यू कितना आ गया 11। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया है त्रिभुज एम एन पी और त्रिभुज क्यू आर एस में बोला है कि त्रिभुज टी से एक शीर्षलंब खींचा, उसकी लंबाई 5 है, और यस से शीर्षलंब खींचा है 9। त्रिभुज एम एन टी तो हम क्या करते हैं त्रिभुज ड्रा कर लेते हैं एम एन टी, और एक त्रिभुज क्यू आर एस एक त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। अभी देखो टी से शीर्ष मतलब सीधी रेखा खींचते हैं, इसका हमने बिंदु अपना नाम अपने मन से रख लेते हैं टी ए। सबको इसकी लंबाई कितना है 5 है, और एक यस से शीर्षलंब खींचा है जिसकी लंबाई कितना है 9 है, इसका हमने नाम अपने से रख लिया बी। तो टी ए का लंबाई 5 है, टी बी का लंबाई 9 है। अब यहाँ पे देखो शर्त आ गई है समरूप त्रिभुज, क्या समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, आपने पढ़ा होगा। तो एरिया ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू, अभी देखो संगत भुजाएं, मतलब संगत भुजाएं तो आपका ऊंचाई का भी बना सकते हैं हम लोग। तो टी ए का स्क्वायर और एस बी का स्क्वायर। रीजन में हम डाल सकते हैं कि ये समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात के प्रमेय से। त्रिभुजों के क्षेत्रफल के प्रमेय से, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात के प्रमेय से। तो संगत भुजाओं का वर्ग हो जाता है एरिया ट्रायंगल एम एन टी अपॉन एरिया ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू टी ए का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर, अपॉन इसका कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर। तो एरिया ट्रायंगल एम एन टी
अपॉन एरिया ट्रायंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा 81, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब कट नहीं कर सकते, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी ये सोल्यूशन है। अनुपात आ गया। अभी नेक्स्ट क्या दिया है एडीसी व बीईसी। एडीसी यहाँ पे एडीसी ये पॉइंट और बीईसी ये तीनों क्या है एक रेखी है। तो अभी क्या बोला है डीई समांतर है, डीई समांतर है एबी की, एबी दिया है डीई समांतर रेखा है और एबी के, और तो अभी देखो इसमें समांतर रेखा का नाम आ गया, इसलिए समांतर का मूलभूत प्रमेय के अनुसार इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अभी देखो अपने को बीई का वैल्यू पूछा है, बीई का वैल्यू पूछा है तो हम क्या करेंगे सी डी अपान ए डी इज इक्वल टू सी डी अपान ए डी इज इक्वल टू सी ई अपान बीई। क्या हो जाएगा समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय से हो जाएगा ये सी डी अपान ए डी सी ई अपान बीई। अभी यहाँ पे सी डी का वैल्यू कितना है देखो, सी से डी का वैल्यू कितना है 3, यहाँ पे दिया गया है सी डी का वैल्यू कितना है 3 और ए डी का वैल्यू कितना दिया है ए डी का यहाँ पे देखो 5, सी ई का वैल्यू कितना दिया है 6.4 माइनस एक्स। देखो 6.4 माइनस एक्स, यहाँ पे देखो 6.4 माइनस एक्स इसका वैल्यू है, ये सी ई का वैल्यू और बी ई का वैल्यू कितना है एक्स। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा ये 6 4 जा 20 और 2 का एरिया आ जाएगा 5 6 जा 30 और 2 कितना हो जाएगा 32.0। तो पॉइंट आप इसको हटा दो, इसको 32 ही लिखो आप, तो 32 माइनस 5x। अभी माइनस 5x है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5x हो जाएगा, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32। 32 कहाँ से आया, हमने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, एक पॉइंट एक प्लेस पे दशमलव था तो हट जाएगा, इसका कितना जाएगा 32। अभी कितना जाएगा 5x। अभी देखो ये 3 5 कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 अपान 8, 32 अपान 8, 8 4 जा 32, x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो x का वैल्यू 4 आ गया, मतलब किसका BE का वैल्यू कितना आ गया 4। BE बराबर, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक सा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, मतलब एक तिर्यक रेखा ये दिया है और ये दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 90 का कोण दिखाया है, मतलब ये सब क्या है लंब रेखाएं हैं। और आपको क्वेश्चन में भी दिया है, यहाँ पे राइट नहीं किया लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए पी लंब रेखा ए डी, बी क्यू लंब रेखा बी डी, मतलब ये रेखाएं लंब रेखाएं हैं। लंब रेखाएं मतलब क्या होता है कि समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं का अनुपात आपको पता ही है कि ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी इज इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर। कौन सा प्रमेय, तीन समांतर रेखाओं के प्रमेय। तीन समांतर रेखाओं के प्रमेय से तो ए बी का वैल्यू कितना है 60 और बी सी का वैल्यू कितना है 70 इज इक्वल टू पी क्यू अपान क्यू आर। अभी 0 0 से कट जाएगा, बाकी ये नंबर कटने वाला नहीं है, इसको आप साइड में लिख के रखो, अनुपात काम देगा।
क्योंकि सबका हम लोग अनुपात बनाते हैं। देखो पहले मैं किसका ए बी का बी सी के साथ बना रहा हूँ और पी क्यू क्यू आर ऐसे करके पहला ले लिया, ऐसे ही फिर दूसरा ले लिया, इसको साइड में रख लेते हैं। पी क्यू अपान क्यू आर, पी क्यू अपान क्यू आर इज इक्वल टू 6/7 ये आ जा रहा है। मतलब पी क्यू का कितना आ जा रहा है 6 और क्यू आर कितना आ जा रहा है 7। अभी देखो यहीं पे हम अनुपात इसका बनाते हैं। बी सी अपान सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू आर अपान आर एस, क्यू आर अपान आर एस ये हो जाएगा। तो अभी देखो तो बी सी का वैल्यू कितना है 70 और सी डी का वैल्यू कितना है 80 इज इक्वल टू क्यू आर अपान आर एस। ये 0 से कट जाएगा तो क्यू आर अपान आर एस ये अपने को दो अनुपात मिल गया। अभी देखो सबका योगफल पी एस, पी से लेके यस तक का कितना है 280 दिया हुआ। अब इसमें अलग से अपने को क्या मालूम हो गया, अलग से अपने को पी क्यू का मान 6 है, पी क्यू 6 भाग है, अनुपात उसका 6 है। क्यू आर का क्यू आर का कितना देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है 7 और आर एस का कितना है 8। मतलब ये इन दोनों तीनों का अनुपात है। पी क्यू का 6 है, पी क्यू का 6, क्यू आर का 7 और आर एस का कितना आ रहा है 8। अब अपने से सबका अलग अलग मान पूछा है, पी क्यू का, क्यू आर का और आर एस का मान पूछा है। तो माना अनुपात x है, माना अनुपात x है, ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 7x प्लस 8x। मतलब सबका योगफल देखो पी एस दिया है, पी एस कितना है 280 280 कितना आ जाएगा 7 7 13 13 21। x इज इक्वल टू 280 अपन 7 4 जा 28 7 चौक 28 0 7 3 21। x का वैल्यू कितना आ गया 40/3। अभी देखो हमने क्या किया, माना अनुपात x लिया तो ये कितना है 6x हो गया, इसका पी क्यू का कितना हो गया 6x, क्यू आर का कितना हो जाएगा 7x और आर एस का कितना हो जाएगा। अगर अनुपात हम लोग क्या लिए x लिए, सबका प्लस किया तो पी एस टोटल कितना दिया था 280 दिया था। x का वैल्यू हमको मालूम हो गया कितना है 40/3। अभी इसको लिख लो, अब x का वैल्यू हमको कितना मालूम हो गया, x इज इक्वल टू 40/3। अब हम अलग से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि अपने को पी क्यू क्यू आर और आर एस का पूछा है। तो पी क्यू का कितना आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू 6x दिया है तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 40/3। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 42 जा 80 40 दुनिया। ये किसका आ गया पी क्यू का। अब ऐसे ही हम लोग किसका फाइंड आउट करते हैं क्यू आर का। तो क्यू आर का कितना है क्यू आर इज इक्वल टू 7x है तो क्यू आर तो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 40/3। अब ये कटेगा नहीं तो कितना आ जाएगा 7 4 जा 28। क्यू आर इज इक्वल टू 280/3 क्यू आर का। अब ऐसे ही आर एस का फाइंड आउट करो।
आर यस का कितना है 8x है, तो 8 इंटू 40/3, ये 40/3 यक्स का वैल्यू है। तो 8 4 जा, ये भी नहीं कटने वाला है, 8 4 जा 32, 320/3। तो इस तरह से किसका फाइंड आउट हो गया ये आर एस। इस तरह से आपको तीनों वैल्यू मालूम हो गया, पी क्यू का, क्यू आर का और आर एस का अनुपात मालूम हो गया आपको। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में पी एम क्यू किरण एम एक्स या पी एम क्यू की समद्विभाजक है। तो एम एक्स क्या है, पी एम क्यू की समद्विभाजक है। तो समद्विभाजक से आपको याद आ गया रहेगा 1.2 का क्या हो जाएगा पी एम अपान एम क्यू, पी एम अपान एम क्यू। अभी बराबर क्या होगा पी एक्स अपान एक्स क्यू, पी एक्स अपान एक्स क्यू या क्यू एक्स भी लिख सकते हो आप इसको, पी एक्स क्यू। अब ऐसे ही एम वाई पी एम आर का समद्विभाजक है, इससे भी क्या हो जाएगा आपका एम पी एम अपान एम आर। पी एम अपान एम आर, तो क्या हो जाएगा पी वाई अपान वाई आर। अभी देखो अब इस तरह से अगला स्टेप एम पी अपान एम क्यू, एम पी अपान एम आर, ये दोनों पी एम अपान एम क्यू और पी एम अपान एम आर, ये दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि इन दोनों का मान क्या है बराबर है किसका एम क्यू का और एम आर। ये सिर्फ क्या है ये कोण समद्विभाजक प्रमेय, बस सिंपल है, कुछ करना नहीं, जैसे आप इसमें पढ़े थे वही है। और फिर अभी क्या हो जाएगा एम क्यू बराबर है एम आर के, तो इसलिए क्या हो जाएगा पी एक्स अपान एक्स क्यू बराबर होगा किसके पी वाई अपान वाई आर के। तो ये आपको लिख के दिया ही है, इसीलिए क्या है इसका अनुपात बराबर है, इसका मतलब कि एक्स वाई और क्यू आर दोनों क्या है समांतर रेखा है। ये क्या है समानुपाती मूलभूत प्रमेय का विलोम है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है AB का वैल्यू कितना दिया है 5, AC का वैल्यू कितना दिया है 4, BC का वैल्यू कितना दिया है 6। AB AC और BC का वैल्यू दिया हुआ है। अपने वो अनुपात पूछा है किसका AX अपान XY का अनुपात पूछा है अपने से। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसमें आप देखो त्रिभुज ABY में, त्रिभुज ABY में BX क्या है, BX कोण ABY का समद्विभाजक है, ABY का समद्विभाजक है। ABY का ये समद्विभाजक है, तो इसका अनुपात बन जाएगा कोण समद्विभाजक के प्रमेय से। आपको पता है ये BA अपान BY अपान BY। अभी देखो BA से शुरू किए हो तो क्या आएगा AX अपान XY, AX अपान XY। कोण समद्विभाजक प्रमेय यहाँ पर मैंने लिख दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख सकते हो लिखो। तो अभी देखो BA का वैल्यू कितना है 5 और BY का वैल्यू अपने को मालूम नहीं है, इज इक्वल टू AX अपान XY, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। अब ऐसे ही त्रिभुज ACY में देखो, SCX कोण ACY का समद्विभाजक है, ACY का
समद्विभाजक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए सी अपान सी वाई इज इक्वल टू ए एक्स अपान एक्स वाई। तो ए सी का वैल्यू कितना है, 4 अपान, और ए सी का वैल्यू 4 और वाई सी का अपने को मालूम नहीं है, ए एक्स अपान एक्स वाई। अभी देखो इन दोनों मानों के लिए ए एक्स और ए एक्स वाई, अभी इसको आप सेकेंड ले लेते हो अगर सेकेंड मान, तो अभी देखो ए एक्स और एक्स वाई इसके लिए भी है और ए एक्स एक्स वाई, मतलब ए एक्स और एक्स वाई का मान एक बार कितना आया है, 5 अपान बी वाई आया है, और एक बार इसी का मान 4 अपान सी वाई आया है। तो क्या हो जाएगा, अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों के भी दोनों एक ही वैल्यू है, तो ए एक्स अपान एक्स वाई इज इक्वल टू, अभी ये दोनों एक ही का वैल्यू है तो दोनों को क्या करो, प्लस कर दो आप, कितना आया है 5 प्लस 5 अपान बी वाई प्लस 4 अपान सी। तो ए एक्स अपान एक्स वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 5 और 9। अभी देखो ये बी वाई प्लस वाई सी, सी वाई दोनों का जोड़ करके कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो ए एक्स अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 9 अपान, अभी देखो बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो आप रीजन यहाँ पे लिख सकते हो कि बी वाई प्लस सी वाई इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे आप बता सकते हो बी वाई प्लस वाई सी करने में कितना आ रहा है, बी सी आ रहा है, तो बी सी का वैल्यू कितना 6, इसलिए ए एक्स अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 3 अपान 2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व। इसमें ए बी समांतर रेखा बी सी दिया हुआ है और सिद्ध करना है ए पी अपान पी बी इज इक्वल टू बी पी सी अपान बी पी। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज बी पी सी में अभी देखो ये समांतर रेखाएं हैं, तो ए पी डी तथा बी पी सी, तो कोण सी यहाँ पे और ये कोण ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। मैं समझने के लिए पहले ही बता दिया आपको, आप लिखना चाहते हो तो कोण पी ए डी या डी ए पी, कोण डी ए पी सर्वांशन कोण बी सी पी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोणों की जोड़ी है। एकांतर कोण हो गए, और अभी कोण ए पी डी, सर्वांशन कोण सी पी बी या बी पी सी। देखो ए पी डी बी पी सी ये दोनों क्या आ जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण क्या आता है, शीर्षाभिमुख कोण सर्वांशन होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये सर्वांश होगा। अभी दो साइड अपने को मिल गई, इसलिए त्रिभुज ए पी डी समरूप त्रिभुज बी पी सी, ये दोनों समरूप त्रिभुज ए पी डी, ये समरूप त्रिभुज हो गया। अभी क्या हो जाएगा आपका, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात से क्या हो जाएगा, ए पी अपान पी सी
इज इक्वल टू पी डी अपान बी पी। ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज के त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। तो अभी हमको चाहिए क्या, AP अपान PD चाहिए, और ये क्या हो जाएगा, तो विस्फलता अनुपात से आप क्या करेंगे, AP अपान PD इज इक्वल टू PC अपान BP। क्या हो जाएगा, विस्फलता। इस तरह से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका सॉल्व हो गया। दिया है XY समांतर रेखा है, XY समांतर रेखा है इसके AC के, यहाँ पे देखो इसकी समांतर रेखा है। अभी दिया है कि 2AC बराबर 3BX। 2AC, A से C का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 3BX, मतलब 3 गुना है BX। तो 2AX कृति में जो दिया है कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो AX, तो इसकी जगह पे अपोजिट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अभी देखो AX का 3, BX का कितना है 2, तो 3 + 2 हो जाएगा। अभी 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। अभी AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, और इसका 2, BX का कितना आ गया, तो ये समरूपता का कौन सा कसौटी हो जाएगा, O हो जाएगा। अभी देखो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से अभी A आपका AB का वैल्यू कितना है, 5, और BX का वैल्यू, BX का तो 2 आएगा, 2। आप देख रहे हैं ध्यान से, अभी BX का वैल्यू 2 आ गया, तो 9 × 45, 45 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 22.5। अभी शायद हिंदी मीडियम की बुक में आंसर 15 दिया है, तो शायद मेरे हिसाब से गलत है। आप देख लेना ध्यान से, आपके अपने हिसाब से कंफर्म कर लेना। तो कितना आ जाएगा, AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 22.5। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है DEFG के हैं, एक वर्ग है। अब इसको हमको सिद्ध करना है, DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BD × EC। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, FGA त्रिभुज FGA तथा त्रिभुज BDG में अभी क्या है, कोण FAG, कोण FAG सर्वांग कोण BDG, कोण BDG। क्यों, दोनों ही क्या है, समकोण, मतलब 90 अंश। दोनों ही 90 अंश से कोण, ये वर्ग है, दिया ये आपको कि वर्ग है, तो वर्ग का ये कोण कितना होगा, 90 अंश का होगा, और यहाँ पे भी ये 90 अंश का दिया है। अभी कोण AGF, कोण AGF सर्वांग कोण GBD, कोण GBD। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है, FG वर्ग की भुजा है, और DEB वर्ग की भुजा है। तो वर्ग की भुजा क्या है, समांतर रेखा है, समांतर रेखा पे क्या बन रहा है, ये संगत कोण बन रहा है, ये और ये कोण क्या आ जा रहे हैं, संगत कोण हो जा रहे हैं, संगत कोण। इसलिए अभी क्या है, 2 कोण समान हो गए, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज FGA समरूप त्रिभुज BDG, एक पहला ये हो गया। अभी दूसरा FGA का ही तुलना ECF से करना है। FAG त्रिभुज FGA तथा त्रिभुज
ECF में, FGA ऑन ECF में, तो ECF में सेम वही कंडीशन आएगा FAG और यहाँ पे CEF कोण FAG सर्वांशम कोण CEF, ये भी CEF, यहाँ पे भी 90 अंश कोण हो जाएगा और यहाँ पे भी 90 अंश कोण हो जाएगा। क्या है? समकोण, मतलब 90 अंश, दोनों समकोण है। अब ऐसे ही कोण C और कोण F, GFA, कोण GFA सर्वांशम कोण GFA सर्वांशम कोण ECF, क्यों? क्योंकि ये भी क्या हो जाएंगे? भुजाएं हैं, तो इसके संगत कोण बनेंगे, समांतर भुजाएं हैं तो संगत। तो अब ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज FGA समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ECF, कौन सी कसौटी से? को। यहाँ पे भी आप लिख देना को कसौटी। तो अब ये दोनों सब त्रिभुज समरूप हो गए। अब हमको क्या करना है? ये FGA समरूप है किसके? GBD के, और FGA समरूप है किसके? ECF के। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप है इसके, और यही त्रिभुज इसके समरूप है, तो GBD समरूप हो जाएगा ECF के, ऑलरेडी हो जाएगा। इसलिए इसको कथन 1 कथन 2 से आप मानोगे तो त्रिभुज BDG समरूप त्रिभुज ECF, यहाँ पे आप साइड में लिख देना कथन 1 2 से। ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो अब इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बनाएंगे हम। त्रिभुज BDG और त्रिभुज ECF, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात हम लोग बना लेंगे। BD अपन EF इज इक्वल टू DG अपन EC, क्या हो जाएगा? EC। तो अभी देखो ये FE और DG, FE और DG दोनों क्या हैं? वर्ग की भुजाएं हैं, बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? हम क्या यहाँ पे राइट करेंगे? अभी देखो त्रिभुज BDG समरूप त्रिभुज ECF है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बना लेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? BD अपन EF, EF हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा आपका? ये DG अपन EC, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात। तो ये आप इसे यहाँ पे डाल देना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? देखो EF और DG बराबर है, EF DG त्रिभुज, अब हमको लाना क्या है? DE, तो हम लिखेंगे DE बराबर है EF बराबर है DG। क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा है, वर्ग की क्या है?
भुजाएं हैं ये तीनों। इसका मतलब जहाँ पे ई है अपन वहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे। जहाँ पे डी जी है वहाँ पे भी क्या लिखेंगे, डी ई लिखेंगे, क्योंकि हमको डी ई लाना है। तो यहाँ पे हम डी ई लिखेंगे, तो बी डी अपॉन डी ई इज इक्वल टू डी ई। अब यहाँ पे डी जी की जगह भी क्या आ जाएगा, डी ई हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, ई सी। अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी ई का स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, और बी डी गुणे ई सी हो जाएगा। और यही अपने को साबित करना था। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 30 भी सॉल्व हो गया। प्रश्न का ये